गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले भूगोल का। ठीक है, एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी, अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी को ओपन करके रखना। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी का और उससे देख सकते हो। वहां से भी आपको दिख जाएगी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी है तो ठीक है, नहीं है तो एक ऐप डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी की बुक्स। गूगल पे जाके ऐप में मिल जाएगी और वहां से आप देखते रहोगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो ये हमारे पास है। अच्छा, तो क्या होता है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, ग्लोब एंड ग्लोब, अक्षांश एंड देशांतर रेखा है ना। तो इसमें क्या है, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये हम देख चुके हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा चपटा है, उत्तरी दक्षिण ध्रुव पर थोड़ा सा क्या है, चपटा होता है। अगर हमें पता करना है कि जो हमारी पृथ्वी वो कैसी दिखती है, तो अगर इसका एक छोटा सा रूप देखोगे ना, तो पृथ्वी का जो लघु रूप होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है। पृथ्वी का लघु रूप जो होता है वो ग्लोब की जैसा होता है ना। यानी अगर हम पृथ्वी का लघु रूप देखें तो हमें किसके जैसा दिख रहा है, ग्लोब के जैसा दिखाई देता है। विभिन्न आकार के हो सकते हैं, ग्लोब भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। कुछ छोटे ग्लोब भी हो सकते हैं जिनको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। कुछ ग्लोब ऐसे हो सकते हैं जिसमें हवा भर सकते हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं इसके। कुछ लट्टू जैसे हो सकते हैं, है ना। कुछ ग्लोब ऐसे हो सकते हैं जिसमें सही तरीके से दिखाया जा सकता है कि कितने देश हैं, महाद्वीप है, महासागर है, इनको सही प्रकार से दिखाया जा सकता है। यानी थोड़े बड़े आकार के और अच्छे ग्लोब दिख सकते हैं। इस टाइप का जो फिगर होता है, इस फिगर को हम बोलते हैं ग्लोब। ये जो मेरा फिगर होता है, इस फिगर को मैं क्या बोलूंगा, ग्लोब फिगर बोलूंगा। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी पे कैसे बता देंगे हम लोग। तो इसी के लिए हमने इस स्थिति को बताने के लिए हम कैसे बता देंगे इनको। पृथ्वी पे हमें बताना है कि मैं पृथ्वी पे कहाँ हूँ। कैसे पता चलेगा कि मैं पृथ्वी पे कहाँ हूँ। अगर मुझे पता करना है कि मैं पृथ्वी पे कहाँ हूँ, ये बात मुझे अगर पता करना है तो मैं क्या करूंगा, दो चीजों की जरूरत होती है मेरी पोजीशन पता करने के लिए। एक तो आ, किसी के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन पता करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम किसी के रिस्पेक्ट की बात करें तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रिस्पेक्ट में हम पृथ्वी के किसी भी पॉइंट की पोजीशन को पता करेंगे। जैसे ओके, तो ये है हमारे पास। जैसे आप देखेंगे आप देखेंगे कि एक जैसे ग्लोब बनाना है तो ग्लोब क्या होता है कि ग्लोब के अंदर एक सुई लगा देते हैं। और जो सुई वाला चीज होता है ना, इसके अंदर ये जो सुई वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अक्ष। यही होती है हमारी अक्ष। मतलब जो पृथ्वी की अक्ष होती है, वैसे पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई सुई जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम बनाते हैं। रख देंगे कैसे, नहीं तो ग्लोब पर दो पॉइंट होते हैं जिससे सुई गुजरती है। एक पॉइंट इधर हो गया और एक पॉइंट इधर हो गया। इसको बोलते हैं नॉर्थ। ये हो जाएगा साउथ, है ना। क्या हो जाएगा, नॉर्थ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। मतलब अगर आपका ग्लोब इस तरह से दिख रहा है ना, तो ये ईस्ट, ये मान लो वेस्ट, इस तरफ से घूमेगा। ठीक है ना, ये अगर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ये वेस्ट से मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। ये भी ध्यान रखना कि पश्चिम से पूरब की तरफ ही घुमाया जाता है इसको। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्षों पर चारों ओर घूमती है, जो काल्पनिक रेखा होती है ना। और ये जो काल्पनिक रेखा होती है ना, ये काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ये काल्पनिक रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और होती है काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो ऐसा अगर ये पार्ट है तो ये जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये इसको क्या कर देगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। दूसरा चीज, इसमें एक और लाइन आपको दिख रही है 0 डिग्री पर। जैसे एक बॉल है, एक बॉल के बिल्कुल मिड में से अगर उसको कट कर दोगे तो वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, एक ऊपर वाला हाफ पार्ट, एक नीचे वाला हाफ पार्ट। ठीक है, तो ये जो होती है, जो बिल्कुल सेंटर से पास होती है, 0 डिग्री अक्षांश बोल देते हैं इसको। उसी को बोलते हैं हम अक्षा विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं उसको, विषुवत रेखा बोलते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं और नीचे वाला जो आधा भाग होता है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त जो होता है वो पृथ्वी
और एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। अगर आप देखोगे तो ये वृत्त जैसा दिख रहे होंगे, ये वृत्त दिख रहा है आपको ऐसा, ऐसे वृत्त बनते जाते हैं ना, पृथ्वी के ऊपर हमें वृत्त बनाते जाते हैं। ठीक है, काल्पनिक वृत्त बनाते हैं हम यहाँ पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर स्थिति बताने एवं सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ संदर्भ बिंदु विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब ये जो दिख रही है ना, जैसे ये तो विषुवत रेखा हो गई, इसके ऊपर ये दिखाई दे रही है ना 20 डिग्री, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये पॉइंट क्या होगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये सभी रेखाएं जो होती है ना ये समांतर होती है, और इन सभी समांतर रेखाओं को हम क्या बोल देते हैं, अक्षांश रेखाएं बोल देते हैं। अगर ऐसे हमारी कोई पृथ्वी है तो इस पर हम ऐसे, ये लाइन जो दिखती है ना इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इसके ऊपर एक लाइन दिखती है 20 डिग्री पर, उसको हमने बोल दिया उत्तरी अक्षांश, ये नीचे दिख रही है तो उसको 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये सभी समांतर रेखाएं होती है और इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। विषुवत वृत्त जो होती है शून्य अक्षांश को दर्शाती है, मतलब हम स्टार्टिंग करते हैं 0 से, फिर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे 90 तक, 90 अक्षांश रेखाएं। नीचे 0 के जस्ट नीचे से भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी 90 अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के नीचे हो गई। मतलब विषुवत रेखा आपकी 0 डिग्री होगी, उसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते हुए 90 डिग्री तक चले गए, और ऐसे 90 डिग्री इधर चले गए। यानी टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, तो 90 ऊपर हो गई, 90 नीचे हो गई, और एक 0 डिग्री वाली, यानी टोटल हमारी होगी 181। तो 181 181 अक्षांश रेखाएं होती है, 181 अक्षांश रेखाएं होती है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 होता है। देखो क्या बोला, विषुवत के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। मतलब दोनों ध्रुव जो दिख रहे हैं ना, इन दोनों ध्रुव के बीच की जो दूरी निकालोगे ना, तो पृथ्वी का जो वृत्त होगा उसका कितना होता है, 1/4 होता है। अतः इसका मापन 360 डिग्री के हिसाब से हम कर देते हैं, तो ऊपर वाला 90 डिग्री तक हो जाता है। जैसे ये 0 डिग्री 90 डिग्री पता कैसे चलेगा कि ये 0 डिग्री, तो अब आप थोड़ा एंगल वेंगल आप सीखो। मान लो ये होता है कोई भी 30 डिग्री है, तो ये 90 हो गया, ये उससे बड़ा है, ये 180 डिग्री है। तो अगर यहाँ पर कोई एक अक्षांश रेखा है ना यहाँ पर, तो इस अक्षांश रेखा को मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ, यानी इसके सेंटर से ज्वाइन करके देखा मैंने, यहाँ पे सेंटर होगा उससे ज्वाइन करके देखा, और उससे सेंटर से ज्वाइन करने के बाद ये बना रहा है 20 डिग्री एंगल। कितना बना रहा है, 20 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर ये 20 डिग्री एंगल बना रहा होगा तो इस अक्षांश रेखा को मैं लोग बोलूंगा 20 अक्षांश रेखा है। तो यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, इस विषुवत से रेखा से मैंने इसको ज्वाइन करके देखा, तो यहाँ पर ये एंगल बना 40 डिग्री। 40 डिग्री बना, इसलिए इस वाली अक्षांश रेखा को मैं क्या बोलूंगा, इस वाली अक्षांश रेखा को मैं बोलता हूँ 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ऐसे अगर नीचे होती तो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अच्छा, इस वाले पॉइंट को मैंने ज्वाइन करके देखा और ये मेरा मिला 60 डिग्री। इसका मतलब इस वाले अक्षांश रेखा को मैं क्या बोलूंगा, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कितना, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो ये इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं, इस प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं, कहाँ गया, इस प्रकार विषुवत के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश बोल देते हैं, और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखा को दक्षिणी अक्षांश बोल देते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तरी, उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है ना, इस तरह से लिख दिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील है, वो में बेलो हेरोजेट दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है। तो अगर आप बताओगे कि ये जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है और ब्राजील का जो बेलो हेरिजोंट है, ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा है, आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर है पोजीशन? अभी भी आपको लोकेशन पता चल रही है क्या? नहीं पता चल रही है। आप तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी हो सकता है, दक्षिणी अक्षांश भी हो सकता है, तो सिर्फ इतने से तो पता नहीं चलता हमको कि कहाँ पर होगी पोजीशन। और 20 डिग्री, चलो आपने ये बोल दिया कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, तो उत्तरी अक्षांश लाइन तो पूरी होगी ना। अब इस पूरी लाइन में कहाँ पर होगा, ये देखो ना, अगर ये पूरा एक ग्लोब बना हुआ है, यहाँ अगर मैं सेंटर मान लेता हूँ, ये 20 डिग्री अक्षांश है, तो इस वाली लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि उस देश की या उस कंट्री की पोजीशन कहाँ पे? मान लो कंट्री यहाँ पर है, तब भी हम उसको 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, अगर कंट्री यहाँ पर है तब भी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। यानी सिर्फ अक्षांश रेखा से तो हम नहीं बता सकते हैं कि किसी पॉइंट की पोजीशन क्या होगी।
तो इसके लिए हमें एक और चीजों की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। जैसे अक्षांश रेखाएं ऐसी होती है हॉरिजॉन्टली सर्कल के फॉर्म में, और जो देशांतर रेखा होती है वो वर्टिकली होती है, यानी इस वाले सेंटर से या इस वाले ध्रुव से इस वाले ध्रुव को ज्वाइन करते जाओ, है ना, पूरी पृथ्वी पर इस वाले ध्रुव को ज्वाइन करते जाओ। तो ये जो दिखाई देती है ना, ये गेंद लिया, गेंद पे इस लाइफ लाइन, इस तरफ लाइन, इस तरफ लाइन, इस तरफ लाइन, सब तरफ लाइन बनाते जाओ, तो ये बन जाती है हमारी देशांतर रेखाएं। और एक और चीज है, जब हम अक्षांश रेखाएं बना रहे हैं तो उसमें क्या है कि ऊपर जाने पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, तो विषुवत रेखा जो होती है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप देखोगे तो ये विषुवत रेखा है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। फिर उसके बाद एक अक्षांश रेखा होती है जिसका स्पेसिफिक नाम होता है 23.5 डिग्री ना, 23 होल 1/2 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या होती है ये हमारी कर्क रेखा। और ऐसे ही होता है इसी के नीचे 23 डिग्री के नीचे इधर ही 23.5 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है। तो 23 होल 1/2 जो होता है वो कर्क रेखा होती है, और 23 होल 1/2 जो होता है वो दक्षिणी अक्षांश होती है, सॉरी मकर रेखा होता है, मकर रेखा होती है। तो 23.5 डिग्री जो होता है वो 23.5 डिग्री पर आपको कर्क रेखा मिलती है उत्तरी अक्षांश पर, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होती है उस पर हम बोलते हैं मकर रेखा मिलती है हमारे पास। ठीक है। आगे की रेखाओं के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि जो विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांश रेखाओं की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, मतलब अक्षांश रेखाएं क्या होती है, घटती जाती है। अक्षांश रेखाओं का आकार क्या होता है, घटते जाता है, क्योंकि जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, कम होती जाएगी, ये बनता जाएगा हमारे पास। ओके, एक और देख लेते हैं हम। जैसे एक और होता है हमारे पास अक्षांश रेखाएं हमने देख ली, तो एक होगी हमारी कर्क रेखा हो गई, और ऊपर जो होती है शीत कटिबंध रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, शीत कटिबंध रेखा है ना, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे आगे, चलो, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। तो अभी आप ये याद रखना कि 23.5 डिग्री जो होता है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अच्छा ये है, चलो ठीक है। तो गोलार्ध में जो कर्क रेखा होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे होता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा होती है। विषुवत वृत्त कितना होता है, 60 डिग्री, है ना, 66.5 पे उत्तरी अक्षांश पर जो होता है उसको उत्तरी ध्रुव वृत्त बोल देते हैं, और 6.5 डिग्री 60 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी वृत्त बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं इसको, दक्षिणी बोलते हैं। तो ये देख चुके हैं हम लोग। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर चमकता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इस क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। देखो सूर्य कहीं पे भी होगा, यहाँ पर अगर मान लो सूर्य, वैसे सूर्य बड़ा होता है बट मैंने ऐसे दिखाने के लिए, ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो इसको हमने बोला कर्क रेखा। ये हो गई मकर रेखा। तो अगर हम इसको समझे तो ये सूर्य तो बहुत बड़ा होता है ऐसे, बट यहाँ से जब ऊर्जा आती है ना सूर्य की, तो ये सूर्य होना यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ही एनर्जी देता है। मतलब सूर्य जब यहाँ तक दिखेगा आपको, ये रोटेट होगी ना, तो रोटेट, सूर्य कहीं पे घूमता फिरता नहीं है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। लेकिन ये जो अब पृथ्वी है ना, ये इसके आसपास चक्कर लगाती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी एकदम ऐसे नहीं है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वैसे घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगा देती है, घूमते घूमते पूरे सूर्य का चक्कर लगा देती है। तो सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चमकता है, मतलब इससे ऊपर ये नहीं चमकेगा। अगर इससे ऊपर मुझे लाइट जानी है तो यहाँ तक तो मुझे लाइट सीधी दिखाई देगी, मतलब जो भी रोशनी हो वो सीधा इस पृथ्वी के ऊपर गिरेगी। अगर सीधा पृथ्वी के ऊपर गिराई देगी तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी मुझे मिलेगी, ज्यादा ऊष्मा मिलेगी। इस क्षेत्र को मैं बोलूंगा उष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। लेकिन इससे ऊपर वाला जो है कर्क रेखा से उसके ऊपर 6.5 डिग्री, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत। तो इसके बीच में जो हमारी प्रकाश पड़ता है वो कम पड़ता है, अगर प्रकाश की किरणें कम जाती है, या हम ऐसे बोले ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। अगर आप सिर्फ 23.5 डिग्री पे जाओगे तो उसके ऊपर कैसी जाएगी, तिरछी जाएगी लाइट। अगर तिरछी जाएगी लाइट तो उससे हमें ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, ज्यादा प्रकाश नहीं मिलेगा।
तो उस केस में ये जो तापमान रहेगा ना, इसका मध्यम रहेगा, तापमान बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। और इसीलिए आप देखोगे यूरोप वगैरह के जो लोग हैं थे कोट वोट पहन के रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो ऊपर वाले एरिया में रहते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर वाले एरिया में रहते हैं, इसीलिए उनमें क्या होती है, उनको बहुत गर्मी नहीं मिल पाती है, इसलिए वो ऐसे रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। यहाँ पर भी हो जाएगा है ना, ये 6.5 डिग्री यहाँ तक है, तो ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें इसमें, और कहाँ चला गया, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक ऊपर होता है जैसे उत्तरी ध्रुव, यानी अगर हम इसको देखें ऐसे, यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक जो होता है ये विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री मकर रेखा है, ये कर्क रेखा मकर रेखा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको उष्ण कटिबंध क्षेत्र। फिर इससे ऊपर 6.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक, 6.65, तो यहाँ तक का जो क्षेत्र बनेगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दिखेगा। और यहाँ तक जो दिखेगा इसके ऊपर वाला, ठीक है, उसको बोल देते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध क्षेत्र। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ये उष्ण कटिबंध के जस्ट नीचे क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध, ये भी 6.5, 66.5, और यहाँ पर कितना होगा, शीत कटिबंध, ये क्या होगा, शीत कटिबंध क्षेत्र। तो ये हमारे पास दिखाई देता है। और एक एग्जांपल से भी हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आप एक टॉर्च को लेके देखोगे, एक टॉर्च को आपने ऐसे इस सीधे उस पे गिरा दिया आपने, तो आपने देखोगे ये ज्यादा लाइट गिराएगा इसके ऊपर, ये कम क्षेत्र में रहेगा और ज्यादा कम फैलेगा। जबकि अगर हम इस टॉर्च को तिरछा कर देते हैं, जैसे सूरज की जो रोशनी पड़ती है हमारी पृथ्वी के ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर जो दिखाई देता है ना, उसके ऊपर तिरछी गिरती है, तो तिरछी गिरेगी तो क्या होगा, प्रकाश तो, प्रकाश जो होगा वो कम तेज होगा, कम तेज होगा तो ऊष्मा कम हो जाएगी, परंतु अधिक क्षेत्र में फैल जाएगा, ठीक है ना, ये दिखाई देता है। और यहाँ से इसको भी समझ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो क्षेत्र है मेरा है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। और कर्क रेखा और जो 66.5 डिग्री है उसके बीच में है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। और 66.5 से उत्तरी ध्रुव तक जो है वो शीत कटिबंध क्षेत्र है ना, नीचे भी यही है। अब ऊपर वाला है तो इसलिए उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोल दिया, और उसके ऊपर शीत कटिबंध है तो वो भी उत्तर में है, इसलिए उसको उत्तरी शीत कटिबंध बोल दिया। नीचे वाले को दक्षिणी शीत कटिबंध बोल दिया और दक्षिणी शीत कटिबंध बोल दिया, एक ही बात है। इन रेखाओं का नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री ये होती है उत्तरी ध्रुव व्रत। कौन सा है, उत्तरी ध्रुव व्रत। और ये कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणी ध्रुव व्रत, दक्षिणी ध्रुव व्रत, तो ये मिलता है। और इनके बीच के एरिया को भी ध्यान रखना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो क्षेत्र होता है उसके बीच का वो होता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट गिरता है, इसलिए ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध क्षेत्र। कर्क रेखा और ये जो उत्तरी ध्रुव है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसमें तिरछी लाइट जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा तापमान कम रहता है, तो ये होता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। और उसके ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव और उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव मतलब ध्रुव पॉइंट, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि और प्रकाश कम गिरता है, यानी तापमान और भी कम हो जाता है, तो बहुत ठंडा हो जाता है, यहाँ बर्फ जमती है एकदम खतरनाक वाली। और उत्तरी ध्रुव तो ये होता है इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें तो 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। ओके, तो ये होता है शीत कटिबंध क्षेत्र। क्या होता है, शीत कटिबंध क्षेत्र होता है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं देशांतर रेखाओं की बात में। देशांतर रेखाएं क्या होती है, तो देशांतर रेखाओं के बारे में अगर हम देखें तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान की अक्षांश रेखाओं के अतिरिक्त कुछ और भी जानकारियों की आवश्यकता होती है ना। तो क्योंकि अगर आपने यही बोल दिया कि 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है तो उससे काम नहीं चलेगा। 20 डिग्री अक्षांश रेखा पे बहुत बड़ी होती है, उस पर तो कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर है तो ये इससे कितनी पोजीशन पर होगा ये भी हमें देखना होगा। जैसे प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में मॉरिशन द्वीप, मॉरिशन द्वीप, ये दोनों की स्थिति क्या है, 20 डिग्री दक्षिणी दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो लेकिन हम डायरेक्टली तो इसकी स्थिति को बता नहीं सकते। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव,
इसको उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, पूरब से पश्चिम की और इन स्थानों की दूरी, इनको अगर हम वो जोड़ दें तो ये बनती है हमारी देशांतर रेखा। जैसे इधर आपका एक पॉइंट हो गया 0 डिग्री, और ये बनता है इन लाइंस, ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना ऐसी लाइंस, इस सभी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। फिर कितनी स्टार्ट होती है, तो पहले 0 से स्टार्ट हुई, फिर इधर हो गए 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचे तो मेरे को 180 डिग्री तक पहुंच गया, है ना। तो ये मेरा एक ग्लोब है और इसमें मैं ऐसे पहुंचा इस तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते लास्ट पीछे तक चला गया। पीछे तक कहाँ है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये अक्षांश रेखाएं बन गई। तो यानी यहाँ से लेकर इधर यहाँ तक की 180 डिग्री अक्षांश रेखाएं बन गई। इधर भी बनती जाएगी तो इधर भी बन जाएगी 180 डिग्री अक्षांश रेखा, इधर बन जाएगी। तो टोटल कितनी हो गई। अब ये जो इधर से जाएगी वहां पीछे बिल्कुल एकदम पीछे देखो, जैसे अगर ये मेरा ग्लोब है एक तरफ इधर से, फिर इधर 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 बिल्कुल पीछे आ जाएगी। तो ये जो बनती है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इधर से देखोगे वो भी 180 डिग्री, 180 डिग्री, यानी जो 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है वो सेम ही लाइन होती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलो, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर बोलो, वो दोनों लाइन क्या होती है, सेम ही लाइन होती है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, तो ये पूर्वी देशांतर है, और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये क्या है, पश्चिमी देशांतर है। यानी अगर आपका ये 0 डिग्री है तो इससे इस तरफ जाने पर आपको पूर्वी देशांतर, और इस तरफ जाने पर आपको पश्चिमी देशांतर, तो ये हमें पता लग जाएगा। तो टोटल लाइन कितनी हो गई, तो 180 इधर, 180 इधर बोलेंगे, लेकिन वो 180 वाली एक ही होती है और ये 0 डिग्री। अगर आप ऐसे सोचोगे 180 इधर, 180 इधर और एक ये 0 डिग्री, तो आप वैसे देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि 361 है, लेकिन इसमें जो 180 होती है, जो 180 डिग्री नंबर की होती है देशांतर रेखा, और इधर से अगर पश्चिम से जाएंगे तो 180 डिग्री की देशांतर रेखा होगा, वो सेम ही लाइन है, एक 0 डिग्री है ये। यानी ओवरऑल ये एक हमने जबरदस्ती जोड़ लिया, इसमें भी 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो ओवरऑल 360 ही होना चाहिए, एक हम हटा देंगे। आया समझ में। ठीक है, आई थिंक ये बात समझे आप लोगों को ना। तो देशांतर रेखाओं के बारे में पता चल गया, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या होती है, अगर देशांतर रेखाओं के बारे में देखें तो उनकी स्थिति जो होती है, दूरी, अगर उन देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी की बात करें तो उनकी दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर कम होती जाती है, ध्रुवों पे तो बिल्कुल शून्य हो जाती है ना, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो 0, इनमें थोड़ी सी डिस्टेंस है। तो विषुवत रेखा जो होती है उस पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है, और बाकी जब ध्रुवों पे पहुंच जाएंगी ना सारी ध्रुव, तो सभी क्या लाइन हो जाती है, एक जगह ज्वाइन हो जाती है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर लंबाई समान होती है। अगर आप सभी की लंबाई को देखोगे ना तो ऐसा कोई नहीं है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई अलग अलग होती है, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, सेम ही होती है। इनको यामोत्तर रेखा भी बोल देते हैं। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर रेखा बोल देते हैं, मतलब जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको हम बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर रेखा। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये कहाँ से पास होती है, हम किसको बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कोई भी बना सकते थे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, लेकिन हमने किसको बनाया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अगर हम देखें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमने बनाया है, सॉरी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा मैंने किसको बना दिया है, तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो प्रमुख यामोत्तर रेखा है, प्रमुख यामोत्तर। और ये जो लंदन का ग्रीनविच है ना, लंदन का ग्रीनविच या ब्रिटिश राज की वेधशाला है, वहां से अगर कोई लाइन गुजर रही है ना, उस देशांतर रेखा को मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रमुख यामोत्तर रेखा बोल रहे हैं, है ना। सभी देश बोल सकते हैं ऐसे तो कि नहीं हमारे देश में से बनाओ 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, लेकिन नहीं, सभी ने मिलकर डिसाइड कर लिया, सभी देशों ने, कि जो ये जो है लंदन का ग्रीनविच, वहां से अगर हम कोई लाइन पास करेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर रेखा, है ना, उसको बोल दिया 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना कर ली, मतलब इधर जाने पर पूरब, इधर जाने पर पश्चिम, इस तरफ जाएंगे तो पूरब, और इस तरफ जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर रेखाएं हो जाएगी। और 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर रेखा एक ही होती है, मतलब ये अलग अलग नहीं होती, बिल्कुल पीछे चले जाएंगे तो वहां पर क्या होगी, 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी सेम ही रेखा हो जाती है ना। अच्छा, एक और चीज है, हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है।
तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो अगर यहाँ सूरज बैठा होगा तो सबसे पहले इधर दिन होगा, और उसके बाद दिन किधर होगा, इधर पश्चिम की तरफ होगा। यानी हमारे जो दिन होता है वो पहले इस तरफ होता जाएगा, इधर दिन, और फिर धीरे धीरे इधर चलता जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो दिन कैसे होता है। ठीक है, तो ये आगे आई थिंक समझ में आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज है, ये हमारा मैप है। चलिए, इसके बारे में हम थोड़ा आगे समझेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में समझते हैं इसको। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।